प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से माफ कीजिएगा कि नेपाल के दौरे पर हैं और इस दौरे में वो लुम्बिनी पहुंचेंगे, जहां वो नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरे से भारत और नेपाल के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। लुम्बिनी में पीएम मोदी माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और लुम्बिनी मठ क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चरल एंड हेरिटेज के शिलान्यास समारोह में शामिल भी होंगे। भारत ने थॉमस कप जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित किया। थॉमस कप प्रतियोगिता के 73 वर्ष के इतिहास में भारत का ये पहला स्वर्ण पदक है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य हस्तियों ने भारतीय बैडमिंटन टीम को थॉमस कप जीतने पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर विजेता टीम से बातचीत की। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने थॉमस कप जीत पूरे देश को प्रोत्साहित किया। मोदी ने भारतीय टीम को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस जीत से नवोदित खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ जमैका और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस की 7 दिवसीय यात्रा पर हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति कोविंद भारत के ऐसे पहले राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं जो इन देशों की यात्रा कर रहे हैं। राष्ट्रपति जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी यहां संबोधित करेंगे। इस दौरान वो अपने समकक्ष जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद वहां के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रविवार को संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंचे और यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर भारत की ओर से शोक व्यक्त किया। नायडू ने कहा कि भारत और उसके लोग इस मुश्किल समय में यूएई के साथ खड़े हैं। कई वर्षों तक बीमारी से जूझने के बाद शुक्रवार को शेख खलीफा का निधन हो गया। वो 73 साल के थे। देश में अब तक 191 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 15,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस समय देश में 17,000 से अधिक संक्रमितों का उपचार लगातार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। केंद्र सरकार ने मौजूदा रबी मौसम में गेहूं की खरीद की अंतिम तिथि इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मई के अंत तक गेहूं खरीद जारी रखने को कहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को भी केंद्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद जारी रखने का निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले से किसानों को लाभ होने की संभावना है। किसानों को राहत देते हुए केंद्र ने रविवार को कहा कि 2022-23 विपणन वर्ष के लिए पंजाब और हरियाणा से गेहूं की खरीद के नियमों में ढील दी गई है। राजीव कुमार ने भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग संविधान के अनुसार किसी भी बड़े सुधार के लिए विचार विमर्श और जनमत तैयार करने के लोकतांत्रिक और समय की कसौटी पर खरे उतरे तरीकों का पालन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर चुनाव प्रबंधन में पारदर्शिता और मतदान सेवाओं में सुगमता लाने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रमुखता से इस्तेमाल भी किया जाएगा। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम ने राज्यसभा चुनाव के लिए रविवार को 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। इस दौरान डीएमके ने प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस को 1 सीट देने का ऐलान किया। सत्तारूढ़ दल की ओर से आर.एन. राजेश कुमार को बरकरार रखने का फैसला किया गया, जो पिछले साल उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए थे। और राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। रविवार का दिन इस सीजन में सबसे गर्म रहा। दिल्ली के मंगेशपुर और नजफगढ़ में तो पारा 49 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। इतना तापमान आज तक दिल्ली में कभी दर्ज नहीं हुआ। गुड़गांव में 56 साल बाद इतनी गर्मी पड़ी है। वहां अधिकतम तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। इससे पहले गुड़गांव में मई 1966 में 49 डिग्री तक पारा पहुंचा था।
दिल्ली में 8 जगहों पर तापमान 47 डिग्री से अधिक रहा। देश का हाल देखें तो यूपी का बांदा 49 डिग्री तापमान के साथ तीसरा सबसे गर्म क्षेत्र रहा। मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान से गर्म हवाएं तेजी से दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ रही थीं और इन्हीं हवाओं ने गर्मी को बढ़ाई है। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून के दस्तक देने से कई दिन पहले ही केरल में बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को राज्य के 5 जिलों में सोमवार को मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, मल्लापुरम और कोझिकोड में रविवार के बाद सोमवार को भारी बारिश होने के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। और आपको बता दें कि मौसम का ये हाल बना हुआ है, लेकिन इधर असम में बाढ़ की वजह से 7 जिलों में लगभग 57,000 लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। बाढ़ से 15 राजस्व मंडलों के लगभग 222 गांव प्रभावित हैं और लगभग कई हजार हेक्टेयर खेती जो है वो बाढ़ की चपेट में आ गई। इस प्राकृतिक आपदा के दौरान एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। इस प्राकृतिक आपदा के दौरान एक बच्चे समेत जो कई लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। 1434 जानवर भी इससे प्रभावित हुए और अब तक कुल 202 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय आज से 5 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय संग्रहालय बच्चों और वयस्कों के लिए विशेष रूप से विकसित ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों को आयोजित कर रहा है। एनएचआरसी ने दिल्ली में मुंडका में लगी आग की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और अधिकारियों की लापरवाही के बारे में जानकारी ली। एनएचआरसी ने 2 सप्ताह में दिल्ली सरकार से मुंडका फायर को लेकर रिपोर्ट तलब की है और अपनी टीम को जांच के लिए घटनास्थल पर भेजा है। शुक्रवार की शाम को दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई थी और इस हादसे में 27 लोगों की जान चली गई। हादसे में 12 लोग घायल हैं, इनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर है। माणिक साहा ने रविवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। शपथ लेने के बाद माणिक ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पेश की गई तस्वीर और बीजेपी के विकास के मुद्दे को लेकर ही राज्य में काम करेंगे। वहीं अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 9 और आईपीएफटी के 2 विधायकों सहित कुल 11 विधायक आज मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल एसएन मुख्यमंत्री माणिक साहा, पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में राजभवन में एक कार्यक्रम में मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केरल में राजनीतिक पैठ बढ़ाने की योजना के तहत रविवार को यहां एक व्यापारिक समूह द्वारा संचालित राजनीतिक दल 2020 के साथ अपनी पार्टी के राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने राज्य में मुख्य धारा के राजनीतिक दलों पर यह आरोप लगाया कि वे युवाओं को रोजगार प्रदान करने में रुचि नहीं रखते। कश्मीरी पंडित राहुल की आतंकियों द्वारा की गई हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की घटना अब जांच के घेरे में आ गई है। सरकार ने आदेश दिए हैं कि ये कार्रवाई क्यों और किसके कहने पर की गई है, इसकी जांच की जाएगी। राजस्थान के सिरोही, राजसमंद, अलवर और अजमेर जिलों में रविवार को हुए 4 अलग अलग सड़क हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 अन्य लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरोही हादसे के पीड़ितों को शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर। भारत ने पाकिस्तान में 2 सिख कारोबारियों की हत्या पर कड़ा रोष जाहिर किया। भारत ने पाकिस्तान से इस जघन्य हत्या की जांच कराने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को लगातार निशाना बनाए जाने पर पाकिस्तान के समक्ष अपना कड़ा विरोध उन्होंने दर्ज कराया है। G7 देशों ने भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर लगाई गई रोक हटाने का अनुरोध किया है। जर्मन कृषि मंत्री केम ओजडेमिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो भारत से G20 सदस्य के रूप में अपनी
जिम्मेदारी संभालने का आह्वान करते हैं। साथ ही उन्होंने G7 औद्योगिक राष्ट्रों के मंत्रियों सहित दुनिया भर के देशों से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया है, जिससे उपज बाजारों पर और दबाव बढ़ सकता है। आपको बता दें कि G7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच नेता किम जोंग उन ने इस महामारी से निपटने के लिए सेना का सहारा लेने का फैसला किया है। इसके लिए किम जोंग उन ने एक आपातकालीन पॉलिट ब्यूरो बैठक बुलाई। बैठक के दौरान किम जोंग ने प्योंगयांग में दवाओं की आपूर्ति को स्थिर करने के लिए सेना का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की चपेट में उत्तर कोरिया के 3,92,920 लोग अब तक आ चुके हैं। वहीं 8 नए लोगों की मौत हुई है, जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। नाटो के चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने दावा किया है कि रूस से यूक्रेन जंग जीत सकता है। स्टोल्टेनबर्ग ने बर्लिन में एक बैठक के दौरान नाटो देशों से यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन इस युद्ध को जीत सकता है। यूक्रेनियन बहादुरी से अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें यूक्रेन को अपना समर्थन देना लगातार जारी रखना चाहिए। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही यूरोप में तटस्थ रहने वाले देशों की संख्या में और कमी आ जाएगी। इन दो नार्डिक देशों की तरह अन्य देश भी यूरोपीय संघ में इसलिए शामिल हुए थे ताकि पूर्व पश्चिम समूह में विभाजित हुए बिना यूरोप की आर्थिक और राजनीतिक एकता को मजबूत किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर्स में से एक एंड्रू साइमंड की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है। साइमंड्स की कार शनिवार की रात क्वींसलैंड के टाउन्सविले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के वो सदस्य थे। साइमंड्स 46 साल के थे। साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के लिए 198 वनडे खेल चुके थे और उस टीम के अहम सदस्य थे जिसने बगैर एक भी मैच गंवाए 2003 और 2007 में लगातार 2 बार विश्व कप जीता था। और अपना